A gas plus B gas. Q solid is giving say A gas plus D gas with a Kp1 Kp2. दो टर्म का मतलब समझना, वो दो टर्म सवाल में आएगा, कहीं ना कहीं ऐसा सवाल जरूर होगा कि प्रेशर ओवर excess of solid mixture P plus Q was P1. ये टर्म का मतलब समझना, प्रेशर ओवर excess of solid mixture P and Q is P1 given. ऐसे समझो, एक कंटेनर है, कंटेनर में यहां सॉलिड रखा हुआ है, P भी है और Q भी है. प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड मिक्सचर P एंड Q का मतलब कि आप सॉलिड पे ही खड़े हैं, सॉलिड पे ही खड़े हो, एकदम नियर टू द सॉलिड मिक्सचर. यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा. यहां जो प्रेशर आप पाओगे वो P के वजह से A और B मिल रहा है, Q के वजह से A और B मिल रहा है. प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड मिक्सचर नहीं, सॉलिड एक्सेस ऑफ सॉलिड P इज से P1 एंड प्रेशर ऑफ ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड Q इज P2. ऐसे दिया हुआ है. प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड P मतलब आप P के ऊपर डायरेक्टली खड़े हो और प्रेशर मेजर कर रहे हो, ठीक सॉलिड P के ऊपर. तो ध्यान रखना, सॉलिड P के ऊपर जो प्रेशर है वो बेसिकली प्रेशर ड्यू टू A प्लस प्रेशर ड्यू टू B बिकॉज ऑफ P ओनली, इसके वजह से नहीं. अगर P सॉलिड के बहुत करीब हो आप तो यहां जो प्रेशर होगा वो A और B के वजह से होगा, लेकिन वो A और B सिर्फ सॉलिड P के वजह से. अगर आप Q के ऊपर खड़े हो गए तो Q के सामने जो गैसेस हैं A और D, उसी के वजह से प्रेशर होगा. लेकिन मान लो अगर आप सीलिंग पे पहुंच गए तो यहां जो प्रेशर होगा A, B और D, अब A गैस दोनों के वजह से. समझ में आ रहा है बात? तो प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड A का मतलब प्रेशर ड्यू टू एक्सेस ऑफ सॉलिड P का मतलब प्रेशर ड्यू टू A प्लस B बिकॉज ऑफ सॉलिड P. मतलब यहां पर भी A और B है, यहां पर भी A और D है, लेकिन ये A सिर्फ Q के वजह से आ रहा है, ये A सिर्फ P के वजह से आ रहा है. लेकिन यहां जो प्रेशर मेजर करेंगे तो A प्लस B प्लस D बोलोगे, लेकिन A जो आ रहा है ये दोनों के वजह से आ रहा है. अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सवाल में दिया है प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड P1, प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड Q P2, तो ये हम लोग ब्रेक किए इक्विलिब्रियम मानते हुए. यहां मान लिए P, यहां मान लिए P, ये भी ब्रेक किया P प्राइम. तो ध्यान रखना कि ये जो P1 दिया है वो 2P के बराबर है. हम अभी दोनों को P प्लस P प्राइम नहीं लिए. यहां जो प्रेशर होगा वो सिर्फ A और B के वजह से होगा, A सिर्फ P के वजह से. समझ में आ रहा है? प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ द सॉलिड Q P2 जो होगा वो P प्राइम प्लस P प्राइम के बराबर लेंगे. समझ में आया? तो यहां से P निकल जाएगा P1/2, तो आप Kp1 निकाल लोगे P1/2 का होल स्क्वायर. यहां से Kp2 निकाल लोगे P2/2 का होल स्क्वायर. Kp1 Kp2 पता चल गया. और आगे अगर सवाल में बोले कि प्रेशर ओवर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड P एंड Q, प्रेशर ओवर आगे दे दे, प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर P एंड Q, सॉलिड मिक्सचर बोल दिया, दैट इज गिवन, मान लो P इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है? तो ये जो सिचुएशन है मतलब कि A, B और D तीनों के वजह से आपको प्रेशर लेना है वहां पर.
वो जो डेटा दिया गया रहता है वो KP1 और KP2 कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया गया रहता है कि बिल्कुल सॉलिड P के करीब जो प्रेशर है, सॉलिड Q के करीब जो प्रेशर है, वो तो Q के वजह से ही है, ये P के वजह से ही है। लेकिन अगर हम मिक्सचर के ऊपर अगर जाकर देखें तो यहां प्रेशर किसके वजह से होगा? ABD तीनों। कहने का मतलब ये दोनों डेटा में आप इंडिविजुअली ट्रीट करोगे, लेकिन ये डेटा में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाओगे, फिर लिखोगे P solid is giving A plus B, Q solid is giving A plus D। मान लेते हैं यहां से प्रेशर P1, यहां से प्रेशर P2, ये दोनों का प्रेशर P1 plus P2। अब हम निकालेंगे P1 इंटू P1 प्लस P2, ये आया KP1 के बराबर। P2 इंटू P1 प्लस P2, ये आ जाएगा KP2 के बराबर। और टोटल प्रेशर इज P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2। ये A का प्रेशर हो गया, ये B का हो गया और ये D का हो गया। ये कर देंगे P इक्विलिब्रियम के बराबर। खैर इतना कॉपी करो, हम देखते हैं सवाल है कि नहीं इसमें। अपने ट्यूटोरियल शीट में पेज नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूटोरियल शीट में पेज नंबर 33, ट्यूटोरियल शीट में पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 25। क्या पेज नंबर 33 है? नहीं है क्या? पेज नंबर 33। अरे क्लासरूम प्रॉब्लम में जा, है ही नहीं। पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, देखो। चलो हम लिखा देते हैं, सवाल ही लिखा देते हैं। Two solids A and B dissociate into, two solid A and B, सवाल कर ले समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट तो क्लियर है ही। Two solid A and B dissociates into, two solid A and B dissociates into, A solid is giving A prime gas plus H2S gas, B solid is giving B prime gas plus H2S gas। At 20 degrees centigrade, at 20 degrees centigrade, pressure over excess of solid A is, at 20 degrees centigrade, pressure over excess of solid A is 50 mmHg। At 20 degrees centigrade, pressure over excess of solid A is 50 mmHg, and that over excess of solid B is, and that over excess of solid B is 68 mmHg, and that over excess of solid B is 68 mmHg। Calculate Kp1, Kp2, calculate Kp1, Kp2, calculate Kp1, Kp2, and also find out the total pressure over the, and also find out the total pressure over the solid mixture, and also find out the total pressure over the solid mixture,
एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ओवर द सॉलिड मिक्सचर। हालांकि सवाल में एक और बिट है, मोल रेशियो निकालने वाला भी बिट है, वो नहीं हम दिए। प्रेशर रेशियो इज द मोल रेशियो, छोड़ दो। तो पहला डेटा समझ में आ रहा, क्या दे रखा है? 50 mmHg क्या दिया हुआ है? प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड ए। मैंने सॉलिड ए पे हम खड़े हैं, तो मेरे को ए के वजह से जो गैस दिख रहा है उसी की वजह से प्रेशर लेंगे। मतलब मान लेते हैं कि डिसोसिएट किया P1 एंड P1, तो यार 2P1 दे रखा है 50, तो P1 निकल जाएगा 25। अगर P1 निकल गया 25 तो Kp आ जाएगा 625। क्लियर है? प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ सॉलिड बी कितना दे रखा है? 68 mmHg। 68 यहां से गया P2 मतलब कि 2P2 दे रखा है 68, P2 निकाल लेंगे 34 का होल स्क्वायर, Kp निकल गया। अब हमसे क्या पूछा? तो एक्सेस ऑफ सॉलिड ए पे, एक्सेस ऑफ सॉलिड पे जो प्रेशर देता है ना, बस वो Kp1 Kp2 निकालने के लिए देता है। अब पूछ रहा है सॉलिड मिक्सचर के ऊपर कितना प्रेशर होगा टोटल। अब आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऊपर में तो H2S तो दोनों के वजह से आएगा, H2S भी होगा, A' भी होगा, B' भी होगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं इधर से P' और P मान लिए, इधर से हमारे P', ध्यान देना। अब कॉमन कर, ये हो जाएगा P प्लस P', ये हो जाएगा P प्लस P'। अब लिखेंगे 625 इज इक्वल टू, दोनों का प्रेशर मल्टीप्लाई करिए तो सॉलिड एक्टिविटी 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ A' P मल्टीप्लाइड बाय P प्लस P', और इधर आ जाएगा 34 का स्क्वायर P' इंटू P प्लस P'। दोनों को जोड़ दिए, जोड़ते ही 625 प्लस 34 स्क्वायर, जोड़ते ही ये बन जाएगा P प्लस P' का होल स्क्वायर होगा। तो यहां से निकाल लेंगे P प्लस P' कितना, रूट ओवर 625 प्लस 34 का स्क्वायर। टोटल प्रेशर A' प्लस B' प्लस H2S, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2P प्लस 2P'। इन दोनों को जोड़ो और इसको जोड़ो, कितना आएगा? टोटल प्रेशर विल बी P प्लस P' प्लस P प्लस P', तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस P प्लस P'। सो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर 625 प्लस 34 का स्क्वायर आंसर। क्लियर? देखो, कभी कभी एक अलग टाइप का सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज अ बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट या बेटर ड्राइंग एजेंट, नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज अ बेटर ड्राइंग एजेंट। मान लो एक कमरा है, कमरा में मॉइस्ट एयर है, दिस कंटेन्स मॉइस्ट एयर। हम सॉलिड ए को रख दिए इस मॉइस्ट एयर में, तो होता क्या है कि ये सॉलिड ए मान लो 4H2O के साथ कंबाइन करके इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है A.4H2O सॉलिड। उसी कमरे में जब हम B सॉलिड को लेके आए तो B सॉलिड 6H2O गैस के साथ कंबाइन करके बन जाता है B.6H2O सॉलिड। Kp1 Kp2 दिया हुआ है। बताओ कि विच सॉलिड विल बी अ बेटर ड्राइंग एजेंट। कैसे निकालेंगे? नहीं, Kp से नहीं। विच सॉलिड विल बी अ बेटर ड्राइंग एजेंट? अरे वो सॉलिड विल बी अ बेटर ड्राइंग एजेंट जो कमरे में पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का सबसे कम मेंटेन कर दिया। जो पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का सबसे कम कर दिया कमरे के अंदर,
वो जो सॉलिड था वो बेटर ड्राइंग एजेंट होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करते? KP1 विल बी इक्वल टू देख, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, तो ये आएगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू दी पावर 4, और KP2 आएगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू दी पावर 6। दोनों को सॉल्व करके पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालेंगे, और जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कम आएगा वो सॉलिड वाज अ बेटर ड्राइंग एजेंट। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग इसको फिर से डिराइव करेंगे थर्मोडायनामिक्स टॉपिक्स में, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो, जैसे हम काइनेटिक्स में लिखे थे, डी ऑफ ln k q अपॉन dt इज डेल्टा h नॉट अपॉन RT स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोलते हैं वैन टॉप इक्वेशन। ये कहां से आया, ये थर्मोडायनामिक्स में हम बताएंगे। वैन टॉप इक्वेशन, हम लोग वैन टॉप इक्वेशन को ही इंटीग्रेट कर देते हैं। डी ऑफ ln k q बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा h नॉट अपॉन RT स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम टेम्परेचर T1, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज K1, एट टेम्परेचर T2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2। ये ln k q ही होता है, तो d ऑफ ln k q क्या आएगा? ln k q ln k2 माइनस ln k1, तो ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा h नॉट ऑफ द रिएक्शन अपॉन r इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही इक्वेशन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन। अगर किसी रिएक्शन का T1 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो T2 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 निकाल सकते, प्रोवाइडेड कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। डेल्टा H नॉट क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो हम लोग T1 केल्विन पे K1 पता है, तो T2 केल्विन पे K2 निकाल सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है कि 300 केल्विन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, तो 500 केल्विन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, है कि नहीं? तो 300 केल्विन पे जो KP2 दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करके फिर हम लोग 400 केल्विन पे ये इक्वेशन लगा के KP निकालेंगे, KP निकाल के फिर अल्फा निकालेंगे। समझ में आ रहा? नाउ फॉर एनी रिएक्शन A of A plus B of B reversible C of C plus D of D, any reversible reaction, for any reversible reaction, delta G of the reaction is always equal to delta G naught of the reaction plus RT ln Q of the reaction। Q आपको बता चुके हैं क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ध्यान रखना कि G का वेरिएशन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, G का वेरिएशन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से। मान लो ये रिएक्टेंट था, यहां प्रोडक्ट था, फ्री एनर्जी धीरे धीरे घटता है, रिएक्टेंट का भी फ्री एनर्जी धीरे धीरे घटता है, प्रोडक्ट का भी, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आकर वो हो जाता है मिनिमम। दिस इज G of the product and this is say suppose G of the reactant। थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को फ्री एनर्जी का? फ्री एनर्जी क्या होता है? फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होता है? फ्री एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है किसी सिस्टम में जिसको नॉन मैकेनिकल वर्क में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। मैकेनिकल वर्क वो होता है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क वो होता है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे मान लो एक टॉर्च का बैटरी है, टॉर्च का बैटरी में केमिकल्स होते हैं। टॉर्च का बैटरी क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
हम लोग पढ़े हैं कि कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कहां से? कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हुआ? टॉर्च बैटरी का फ्री एनर्जी कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क इज अ नॉन मैकेनिकल वर्क। जैसे मान लो हम बैठे, हम एक सिस्टम है, मेरे पास टोटल एनर्जी कंटेंट है। टोटल एनर्जी कंटेंट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, टोटल एनर्जी कंटेंट। उस टोटल एनर्जी कंटेंट में कुछ एनर्जी अलॉटेड है मेरे पास, जिसको हम मैकेनिकल वर्क में खर्च नहीं कर सकते, जिसको हम नॉन मैकेनिकल वर्क में ही खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं बिल्कुल एक जगह रेस्ट पे और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने में भी तो एनर्जी खत्म होता है, थकान महसूस होता ही होता है। ऐसा तो नहीं कि थकान महसूस नहीं होता। या आप कोई चीज का चिंता कर रहे हो, आईटी में होगा कि नहीं होगा, आईटी में होगा तो कैसे होगा, कौन सा पढ़े सब्जेक्ट पहले, कौन सा बाद में पढ़े। तो ये काम में भी आदमी का एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होता है। लेकिन कौन सा एनर्जी डिक्रीज हो रहा है वो काम करने में? नॉन मैकेनिकल, क्योंकि आपने कोई फोर्स का इन्वॉल्व नहीं किया, फिर भी आपका एक एनर्जी वेस्ट हुआ। दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। समझ में आ रहा? चलने फिरने में, दौड़ने भागने में कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है? या मैकेनिकल वर्क हम लोग कर रहे हैं। चलते चलते अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल काम भी कर रहे हैं और नॉन मैकेनिकल काम भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जी फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन मैकेनिकल वर्क डन। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो मतलब कि आपका फ्री एनर्जी बर्बाद हो गया, फ्री एनर्जी बर्बाद चला जाएगा। भगवान सबके पास फ्री एनर्जी दिया है, इस्तेमाल करना है तो कर लो, वो फ्री में अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? नॉन मैकेनिकल काम करने में ही इस्तेमाल में होगा, वो मैकेनिकल काम करने में इस्तेमाल नहीं होगा। खैर, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल वर्क होता है। केमिकल वर्क होता है मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि केमिकल एनर्जी इज केमिकल वर्क। रिएक्टेंट भी रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्ट कर रहा है। तो इधर से भी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, इधर से भी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों तरफ से एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है? फ्री एनर्जी। इसलिए फ्री एनर्जी रिएक्टेंट का भी डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का भी डिक्रीज करता है, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आकर वो मिल जाता है जिस वक्त दोनों तरफ से काम करने का टेंडेंसी बराबर हो जाए। उसी को बोलते हैं रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। रेट ऑफ केमिकल वर्क फ्रॉम द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ केमिकल वर्क फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चूंकि जी प्रोडक्ट का और जी रिएक्टेंट का बराबर हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा जी क्या? जीरो। डेल्टा जी जीरो, प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा जी जीरो। तो ध्यान रखना कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। जीरो अगर हम बिठा दिए वहां पर तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके बराबर हो जाता? के बराबर हो जाता। अब यहीं से इक्वेशन आएगा एक आपके पास, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यहां पर या तो आपको बिठाना है केपी या तो बिठाना है केसी। के एन के एच मत बिठा देना, या तो केपी या तो केसी। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? हमेशा जीरो। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज जीरो। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी अगर जीरो है, हमें पता है कि डेल्टा जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इक्विलिब्रियम पे अगर डेल्टा जी जीरो हो गया, इट ऑल्सो इम्प्लाइज डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। इस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया है। कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस पे आया है। इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नेट रिएक्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम अगर इस टेम्परेचर से ऊपर कर दिए टेम्परेचर, तो बता रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा?
अगर हम टेम्परेचर T जो अभी निकाले हैं इक्विलिब्रियम मानते हुए, ये टेम्परेचर से अगर T हम बढ़ा दिए, लेट T प्राइम इज ग्रेटर देन T, सोच के देख, हमें पता है कि T प्राइम ग्रेटर देन T, तो ये इक्वेशन को देखो, T पे 0 था, T प्राइम जो कि बड़ा है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव क्वांटिटी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस। लेट T डबल प्राइम इज लेस देन T, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन हम तुमको काइनेटिक्स में बताए थे कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी या कोई भी क्वांटिटी दिया रहता है वो हमेशा फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में दिया रहता है। अगर T प्राइम कम कर दोगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव फॉरवर्ड के हिसाब से, बैकवर्ड के हिसाब से नेगेटिव, और बैकवर्ड के हिसाब से नेगेटिव मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस। और T पे क्या है? इक्विलिब्रियम। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि अरे बताओ कि ये रिएक्शन में टेम्परेचर हम कब तक बढ़ाएं कि रिएक्शन को बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस कर दें। तो सबसे पहले तो वो टेम्परेचर निकाल लेना जिसपे वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। बैकवर्ड करने के लिए टेम्परेचर घटा देंगे और फॉरवर्ड करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देंगे। T डैश ग्रेटर देन अगर T हुआ तो फॉरवर्ड कैसे? अभी फिलहाल अगर T रहा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0। और अगर यहां T प्राइम लगा दिए तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस। 12वीं पास हो ना? डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। हमेशा डेल्टा जी, डेल्टा H, डेल्टा S इज ऑलवेज गिवन विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वही अगर टेम्परेचर T डबल प्राइम लेस देन T कर दिए तो बैकवर्ड में वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर? एट टेम्परेचर T विच इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा S, इक्विलिब्रियम कंडीशन। If delta Ng is greater than 0, हमेशा डेल्टा S will be greater than 0। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ता है। अभी के लिए आप भाई नोट कर लीजिए, अगर डेल्टा S ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर डेल्टा S ग्रेटर देन 0 हो गया तो डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब एंडोथर्मिक। इफ डेल्टा Ng is less than 0, delta S is less than 0, therefore delta H will be also less than 0, the reaction will become exothermic. If delta Ng is equal to 0, can't say। ये मत करना कि सब बराबर कर देना 0 पे। डेल्टा Ng इक्वल टू 0 में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि रिएक्शन दिया रहेगा लेकिन ये नहीं पता रहेगा तुम्हें कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाना है। तो तुरंत चेक कर लेना डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 माने एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक वाला ली चैटलियर प्रिंसिपल रूल लगाएंगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेल्टा Ng लेस देन 0 एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वाला हम लोग रूल लगा देंगे। क्लियर है?